हमने देखा सरकार बनते ही अरुंधति रॉय के ऊपर, कश्मीर के जो प्रोफेसर है शौकत के ऊपर किस तरह से यूएपीए लागू कर दिया गया। क्योंकि जाति को अगर ख़त्म करना है, जाति भेदभाव को ख़त्म करना है तो जाति पे बात होना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है अच्छी बात है कि जाति पे बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात ना हो, इस पे नीतिगत पहल हो, नियम बनाए जाए, कानून बनाई जाए और जाति जनगणना का जो सवाल है वो हल हो। यही कि उनको ये लग रहा है कि कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। सच तो ये है कि लगातार सदन के अंदर जिस तरह से सरकार, सत्ता के मंत्री बदतमीजियाँ करते हैं, विपक्ष की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर एक नियंत्रण का भाव, एक विपक्ष में एक ज़बरदस्त उत्साह, छात्र नौजवानों में भी लड़ने की हिम्मत और बढ़ी है। क्या देखते हैं आप, सरकार बने 2 महीने हो गए हैं और मोदी जी के जो काम करने के तरीके में पिछले 2 जो लोकसभा जो उनका कार्यकाल बीता है और इस बार के कार्यकाल में क्या आपको लग रहा है कुछ चेंज हुए हैं इन 2 महीनों में, आपको ऐसा लगता है? देखिए, सरकार के नंबर तो ज़रूर बदल गए हैं। जो एक बम्पर मेजॉरिटी थी सरकार की वो घट गई है और वो एक तरह से जनता का एक मैसेज भी है सरकार को लेकर के। तो सरकार के फॉर्मेशन में नंबर में तो ज़रूर अंतर हुआ है, लेकिन उस कमजोरी को सरकार, मोदी सरकार उसको सामने, जनता के सामने, विपक्ष के सामने वो दिखने नहीं देना चाहती है और वो उसी कॉन्फिडेंस में अपनी तमाम इस तरह की नीतियों को लागू करना चाहती है। हमने देखा सरकार बनते ही अरुंधति रॉय के ऊपर, कश्मीर के जो प्रोफेसर है शौकत के ऊपर किस तरह से यूएपीए लागू कर दिया गया। इसी तरह से लगातार शिक्षा रोजगार के सवाल पे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, उसे बंद किया जा रहा है, उन सवालों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। हम इसी दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर से लेकर के राजेंद्र नगर तक स्टूडेंट अपने सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन उसको दिल्ली और केंद्र के सरकार के बीच उलझा करके उसके सवालों को हल करने के बजाय चुप्पी साधी हुई है। तो शिक्षा रोजगार के सवाल पे हमने देखा सबसे बड़ा स्कैम, मतलब सरकार के बनते ही, ये बनने से थोड़ा पहले ही 4 तारीख को सरकार का ये चुनाव का रिजल्ट आता है, 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आता है और उस शोर में नीट के अंदर जो करप्शन था, करप्ट रिजल्ट को प्रकाशित किया गया और उससे देश भर में छात्र आंदोलन में आए और छात्रों ने साफ साफ कहा कि इसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, जो कि सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी ये बात सामने आया कि जिन जिन सेंटरों पे ये था चोरी का एक बात आई थी, वहाँ पे किस तरह से रिजल्ट मैनिपुलेटेड है। तो इतने बड़े छात्रों के आक्रोश, एनटीए जैसी संस्था जो भ्रष्ट संस्था है, जिसका कोई बोर्ड का, कोई पार्लियामेंट्री से कहीं से कोई बना नहीं है, ऐसी संस्था को बचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी छात्र नौजवान जो है उसको ख़त्म करने का, एनटीए को ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार के फॉर्मेशन में अंतर जरूर आया है, लेकिन व्यवहार, उसकी कार्यशैली लगभग उसी प्रकार है और इसीलिए छात्रों का गुस्सा भी उस तरह से सामने आ रहा है। तो ये है। अच्छा, हमने लगातार देखा है कि पिछले 2 कार्यकाल में भी कि सरकार के मंत्री या सरकार की तरफ से जब भी गलतियां हुई हैं तो मोदी सरकार, जो कि अब तो एनडीए सरकार बन चुकी है, वो बैकफुट पे आने की कोशिश नहीं करती है। लगातार, जैसे ब्रजभूषण जी का मामला हो, ब्रजभूषण सिंह का मामला हो या और भी कोई मामला हो जिसमें जो दोषी हों उनके पार्टी के हों, तो उस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे में वो जनता को? यही कि उनको ये लग रहा है कि कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। सच तो ये है कि लगातार सदन के अंदर जिस तरह से सरकार, सत्ता के मंत्री बदतमीजियाँ करते हैं, विपक्ष की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर एक नियंत्रण का भाव, एक विपक्ष में एक ज़बरदस्त उत्साह, छात्र नौजवानों में भी लड़ने की हिम्मत और बढ़ी है। आप दमन जितना करोगे, दमन के खिलाफ लड़ने का हिम्मत जो है और उतना तेज़ी से बढ़ेगा। और यही लगता है कि इतने बड़े जो हमने नीट के आंदोलन को देखा या अभी जिस तरह से और भी इस मामले पे सामने आ रहे हैं, तो लड़ने की हिम्मत बढ़ी है, विपक्ष की एकता बढ़ी है
और ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है एक डेमोक्रेसी के लिए। ऐसे एक विपक्ष की होना बहुत ज़रूरी था जो पिछले 10 साल से गायब था। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, संसद में उनकी जाति पूछी जाती है, तो लगातार जो है जाति के ऊपर जो है अब बात चल रही है, जो कि अगर पिछले 10 साल हम देखते हैं तो धर्म में जो है राजनीति में धर्म का पुट ज़्यादा जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जाति पे फोकस किया जा रहा है। विपक्ष जाति के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जाति पे बात होनी चाहिए, क्योंकि जाति को अगर ख़त्म करना है, जाति भेदभाव को ख़त्म करना है तो जाति पे बात होना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है अच्छी बात है कि जाति पे बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात ना हो, इस पे नीतिगत पहल हो, नियम बनाए जाए, कानून बनाई जाए और जाति जनगणना का जो सवाल है वो हल हो। जाति जनगणना इस देश के लिए सब बहुत बेहद ज़रूरत है। अभी हाल ही में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने एक ये डायरेक्शन दिया, आदेश दिया है, वो बिल्कुल कोई उसका आधार नहीं है। आज हम यही बात कह रहे हैं कि आप एक जाति जनगणना कराइए, लोगों के आर्थिक सामाजिक सर्वे करवाइए, उससे पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है समाज में। तब आप उसके बेसिस पे आप कोई नियम कानून डायरेक्शन देंगे तो उसका एक मान्य होगा, उसका एक मतलब होगा। लेकिन बगैर किसी आंकड़े के आप सीधा एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, और वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं जो दबे कुचले समुदाय से आने वाले लोग हैं उनके भीतर एक भेद क्रिएट कर रहा है। तो ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए जाति जनगणना हल होना चाहिए। तमाम ऐसे तरह SC/ST एक्ट को जो डाइल्यूट करने की कोशिश है उसको बंद होना चाहिए, और जाति के आधार पे दमन शोषित जो समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेनी चाहिए। अच्छा, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, या अगर मैं कहूं कि भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, जब मैं उनसे ग्राउंड पे बातें करता हूं तो उनका कहना होता है कि जातीय जनगणना जो है वो जाति भेदभाव को बढ़ाएगी। आप जात की बात क्यों कर रहे हैं? अगर जात की बात करेंगे तो जात पात की बात करेंगे, तो हमें जात पे बात नहीं करनी चाहिए। जातीय जनगणना से तो भाई इससे फिर भेदभाव बढ़ेगा, उनका ये कहना है साफ साफ। आप कैसे इसको देखते हैं कि कैसे आप लोगों को कहें कि जातीय जनगणना से भेदभाव नहीं होगा? पिछले 3-4 हज़ार सालों से जाति जनगणना नहीं हुई। हाँ, अगर ये इसमें 1931 वाला अगर ये देखें, उसके बाद भी 70-80 सालों से जाति जनगणना नहीं हुई है। क्या भेदभाव ख़त्म हो गया समाज से? जाति जनगणना होना नहीं होना, अगर भेदभाव ख़त्म होना होता तो रोहित वेमुला इस समाज में नहीं पैदा होता, पायल तरवी इस समाज में नहीं पैदा होता, जो शायद आरक्षण ले करके यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके क्लासरूम में उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके एंट्रेंस में वाइवा में मार्क्स काटे जा रहे हैं। तो जाति दमन का रूप बदल गया है, लेकिन जातीय भेदभाव अभी भी कायम है। और इसीलिए ये कहना बेकार बात है कि जाति जनगणना होगा तब जातीय भेदभाव होगा। किस प्रकार का फॉर्मेशन, या किस प्रकार का ये तरीका बदला है जातीय भेदभाव करने का? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो जात पात तो ऐसी दिखाई नहीं देती, शहरों में लोग साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उन एक समूह में कई जाति के लोग रहते हैं, तो अब जातीय भेदभाव उस तरह से नहीं है जैसा पहला हुआ करता था। देखिए, पहले जातीय भेदभाव के आधार पर इंस्टीट्यूशन में घुसने नहीं दिया जाता था। आपको गेट के बाहर आपका जगह था, गेट के अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन आपने बाबा साहब के संविधान कह लीजिए या एक लंबे संघर्ष कह लीजिए, जिसके बदौलत आप संस्थान के गेट के अंदर आ गए हैं, क्लासरूम के अंदर आ गए हैं। अब क्लासरूम के अंदर आपके साथ बैठ करके आपके मार्क्स को तय कर रहा है, आपके फ्यूचर को तय कर रहा है, आप कितना पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे इसको तय कर रहा है। और अब तो आप जान लीजिए नई शिक्षा नीति जो आई है, जो ये बात साफ साफ इंश्योर कर रही है कि अब फिर से आप कॉलेज के अंदर नहीं घुस पाएंगे। जितना फीस बढ़ रहा है, जिस तरह से सीट कटौती हो रही है, जिस तरह से सरकारी संस्थान ख़त्म किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट संस्थानों में कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, लगातार देखने की निजी कॉलेजेस खुल रहे हैं। हाँ। निजी विश्वविद्यालय काफी खुल रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय आज दिल्ली के चारों तरफ आप देख लीजिए, NCR में कितने 2 दर्जन से ज़्यादा विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय हो, JNU हो, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, जहाँ फीस वृद्धि इतनी हो रही है कि दबे कुचले समाज से आने वाले लोग उसमें जा नहीं पाएंगे। तो ये लगातार कैंपस में आने के लिए लड़ा गया। कैंपस में आ करके कैंपस में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ नंबर काटे जा रहे हैं, वाइवा में कम नंबर दिए जा रहे हैं,
हम देख रहे हैं JNU से लेके कई जगह यूनिवर्सिटियों के ये आंकड़े आ चुके हैं कि किस तरह से वाइवा में जो बहुजन समुदाय से आने वाले लोग हैं उनके मार्क्स कम मिलते हैं, किस तरह से उनके टाइटल पे देखा जाता है। तो ये सब भेदभाव है और इसीलिए ये बदले हुए समाज में, अर्बन होता हुआ समाज में एक नया जातिवादी ये सामने आ रहा है, जिसका परिणाम हम रोहित वेमुला के रूप में देखते हैं, या दर्जनों ऐसे हम तो देख रहे हैं कि अभी जो पिछले सेशन में, इस सेशन से पहले सेशन में जो सरकार ने रिपोर्ट दिया था, 35,000 आत्महत्या पिछले 4-5 साल में हुआ था नौजवानों का, और उसमें बड़ी संख्या में बहुजन समुदाय के नौजवान थे जो रोज़गार के लिए, जो शिक्षा के लिए, हम आए दिन IIT से, IIM से ये इस तरह की घटनाएं लगातार आती रहती है। दिल्ली IIT तो इसमें सबसे चैम्पियन है, जिसमें दर्जनों घटना ऐसे सामने आए हैं जो दलित समाज से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले लोग आत्महत्या किए। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव हो रहा था, पहले यूनिवर्सिटी के बाहर भेदभाव हो रहा था, तो अब दोनों जगह हो रहा है। तो ये एक बदला हुआ स्वरूप है और इसीलिए हम लोग रोहित एक्ट की मांग करते हैं, इसीलिए इस दौर में जाति जनगणना की मांग करते हैं, इसीलिए इस दौर में कैंपस के अंदर कैसे भेदभाव जो बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए नए कानून की बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरत है। एक सवाल कि जैसे इस चुनाव में जो 400 पार का आंकड़ा बनाया गया था, एक जो दिखाया जा रहा था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो हुआ नहीं, वो आकर 240 पे सिमट गए हैं। अभी देश में और भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है और अगले साल दिल्ली में होंगे। तो जो ये 10 सालों से एक तरह का जो विजयी रथ चल रहा था भाजपा का, और जिस तरह से वो दिखाते रहे हैं, अभी भी इस चुनाव में भी वो कहते हैं कि हम 2047 तक रहेंगे। क्या लगता है जो उनका विजयी रथ रुका है, आपको लगता है कि देश की जो जनता है, एक जो 140 करोड़ की जनता है, उनके सोच में कुछ परिवर्तन आया होगा? अब ये देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा? चुनावी जो उनका जो चुनाव के द्वारा जो एक देश की दिशा तय होती है। नहीं, देखिए 2024 का चुनाव ये बात तो साफ कर दिया कि भाजपा अब लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहने वाली है। एक ज़बरदस्त जनता एक तरह से चुनाव लड़ रही थी। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन हम विपक्षों ने बनाया, लेकिन वो भी उतना इंटैक्ट नहीं बन सका जितना बनना चाहिए था। एक केरला से लेकर कश्मीर तक, बंगाल से लेकर के गुजरात तक जो एक और व्यापक एकता बनना चाहिए था वो नहीं बना। लेकिन इसके बावजूद जनता ने लड़ करके भाजपा को पीछे धकेल दिया और उससे साफ हो गया कि ये चुनाव भाजपा के खिलाफ का चुनाव था। भले ही इन किन प्रकारें अलग अलग पार्टियों के सहयोग से सरकार सत्ता में है, तो ये मैसेज मुझे लगता है जनता ने दे दिया है और वो लगता है कि आगे बढ़ेगा। वो लगातार अब आगे के चुनाव में भी दिखेगा। अभी राज्यों के चुनाव है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, झारखंड हो या और भी चुनाव होने हैं, उसमें भी इसका परिणाम, इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि सत्ता सरकार की नीतियां वही हैं। जिस नीतियों के विरोध में 24 में चुनाव वोट डाला जनता ने या माहौल देखा, नीतियां वही हैं। बेरोजगारी के ऊपर हो, शिक्षा के ऊपर हो या जाति जनगणना के सवाल पे हो, सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं है। तो इसीलिए ये लगता है कि जनता इस भाजपा को पीछे धकेलेगी और राज्यों की सरकार भी बदलेगी। चलिए, धन्यवाद सर। तो आपने सुना प्रसन्न जी को जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकार जो है भले ही 240 के नंबर पे आकर सिमट गई है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि हम जो है कहीं से अंदर से कमज़ोर हैं। वो अभी भी अपने फैसले उसी तरह से लागू कर रही है। जनता में वो मैसेज नहीं देना चाहती है कि हमारी कहीं से कोई हार हुई है। हम बहुमत की सरकार की तरह ही वो लगातार काम कर रहे हैं। क्या है आपकी इस बातचीत पर राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।